नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो 1857 की क्रांति और राजस्थान का भाग 2। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा था कि किस तरीके से मराठा जो थे उनका राजस्थान के साथ क्या रिश्ता था। मराठा जो है वो मुगल के पतन के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो आक्रमणकारी हो गए थे। राजस्थान के बाद हम देखते हैं किस तरीके से अंग्रेज उस वैक्यूम को फुलफिल करते हैं और राजस्थान के राजाओं के साथ इंपॉर्टेंट संधियाँ करते हैं। हमने देखा भरतपुर की संधि किस तरीके से हुई। फिर हमने देखा अगर पहली प्रॉपर एस्टैब्लिश संधि की बात की जाए तो करौली के साथ होती है। हमने सारी की सारी संधियाँ देखी, कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा थे उनके ऊपर चर्चा करी। उसके बाद हमने देखा कि 1857 के टाइम जो है वो राजस्थान की क्या राजनीतिक स्थिति थी, कौन थे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एजेंट और कौन थे हमारे एजीजी, इसके बारे में चर्चा करी थी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे वो भी अपने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से नसीराबाद के अंदर जो है वो क्रांति आती है, क्या उसके मुख्य कारण थे और किस किस तारीख को कौन सी क्रांति आई थी। नसीराबाद के अपन ने बाद नीमच की बात करी थी और अब अपन आगे नीमच के बाद वाली जो इंपॉर्टेंट जगह है राजस्थान की जहाँ जहाँ पर क्रांतियाँ हुई उनके ऊपर जो है अपन चर्चा करने वाले। तो बात कर लेते हैं भाग 2 में, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले एरनपुरा की क्रांति। तो ये एरनपुरा जो थी इसकी भौगोलिक स्थिति के तौर पे अगर हम देखें तो ये जोधपुर के अंदर थी और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेजिमेंट थी या हम देखें इंपॉर्टेंट सेंटर था मिलिट्री का वो जोधपुर लीजन था, जिसकी स्थापना हुई थी 1835 के अंदर। तो पहला फैक्ट तो अपने को ये याद रखना है, 1835 में जोधपुर लीजन का जो है वो मुख्यालय डेवलप होता है जो कि आपका था एरनपुरा के। और एरनपुरा किसके अंडर था? तो हम बात कर सकते हैं जोधपुर के अंदर, जोधपुर राजघराने के अंदर, जोधपुर के अंदर। इस एरनपुरा छावनी के अंदर एक बहुत ही प्रमुख सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था पूरविया सैनिक टुकड़ी। पूरविया सैनिक टुकड़ी या पूरविया सैनिक टुकड़ी। इस सैनिक टुकड़ी के कुछ सैनिकों को आबू भेज दिया जाता है, आबू भेज दिया जाता है और आबू से ही ये पूरी तरीके से विद्रोह चालू कर देते हैं। विद्रोह जो थे चालू कर देते हैं आबू से विद्रोह करके और ये वापस सैनिक टुकड़ी जो है वो एरनपुरा आती है, एरनपुरा की छावनी आती है और बाकी के सारे सैनिकों को भी अपने अंदर इंक्लूड करके ये वापस एरनपुरा पहुंचकर सारे के सारे सैनिकों को विद्रोही बना देते हैं और अपना विद्रोह जो था वो चालू कर देते हैं। विद्रोह करने के बाद वो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। अब सारे के सारे विद्रोही थे। मजा तो तब आता है जब इनके साथ खैरवा के अंदर मिल जाते हैं कुशल सिंह चंपावत। खैरवा जो कि आपके पाली में स्थित है, वहां पे औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो इनके साथ मिल जाते हैं और इस पूरे के पूरे विद्रोही टुकड़ी को नेतृत्व प्रदान करते हैं। भाई सैनिक जो थे वो सारे के सारे विद्रोही थे, लेकिन इनके वो एक नेता की जरूरत थी कि भाई इनका नेतृत्व कर सके और ब्रिटिशर्स को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब एंट्री हो जाती है हमारे एरनपुरा के हीरो कुशल सिंह चंपावत की। तो पहले अपन ये सारी की सारी बातें करते हुए कुशल सिंह चंपावत के बारे में बेसिक डिस्कशन करते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था। कुशल सिंह चंपावत थे कौन और ये किस तरीके से इन लोगों से जुड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया अपन कुशल सिंह चंपावत की। कुशल सिंह चंपावत जो थे वो औवा के ठाकुर थे और बिठोड़ा के ठाकुर कानजी, बिठोड़ा के ठाकुर कानजी के साथ इनका उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था और ये किसी तरीके से बिठोड़ा के ठाकुर कानजी को जो है वो मौत के घाट उतार देते हैं। बिठोड़ा जो था वो भी जोधपुर के अंदर आता था, तो ये जोधपुर के विद्रोही के तौर पर बन जाते हैं। अब जो जोधपुर राजघराना था वो इनको ढूंढ रहा था कि भाई अब किस तरीके से कुशल सिंह चंपावत को हमें हटाना है, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से विद्रोही हो गए। जोधपुर के महाराजे के साथ तो ये विद्रोही इनके रिश्ते चल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके साथ जो सैनिक टुकड़ी मिलती है तो ये अंग्रेजों के भी विद्रोही बनते हैं। भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, तो जोधपुर के महाराजा के भी दुश्मन थे और अब साथ साथ में विद्रोहियों के मिलने की वजह से वो जितने भी अंग्रेज थे उनके दुश्मन बन जाते हैं। कुशल सिंह चंपावत अब इस सैनिक टुकड़ी को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं और अंग्रेजों के साथ और जोधपुर महाराजे के साथ लगातार 3 युद्ध करते हैं, जिसे अपन को निमोनिक के तौर पे BCA में याद करना है। BCA बिठोड़ा, चेलावास और औवा के युद्ध। तीनों युद्ध जो है वो एरनपुरा छावनी से रिलेटेड हैं। 1857 की क्रांति के सबसे प्रमुख युद्धों की बात की जाए तो ये तीनों इंपॉर्टेंट युद्ध है, बिठोड़ा, चेलावास और औवा। एक एक युद्ध को देखते हैं, क्या उसका निर्णय हुआ, किस तरीके से वो जीते, किसने हारे, उसके बारे में अपन चर्चा करते हुए चलते हैं। तो पहला युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो भैया ये कैप्टन हीथकोट अंग्रेजों की तरफ से, कुशाल राज सिंह ये जोधपुर की तरफ से, और लड़ाई होती है भैया कुशल सिंह चंपावत के साथ। लड़ाई होती है कब? तो भाई 8 सितंबर 1857 को होती है और इसमें जीत जो है वो कुशल सिंह चंपावत की हो जाती है। कुशल राज सिंह को मार दिया जाता है और कुशल सिंह चंपावत जो है वो इस बिठोड़ा के युद्ध को जीत जाते हैं।
साथ साथ में किलेदार अनार सिंह जो था, उनाद सिंह या अनार सिंह जो था, वो भी इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। तो पहला युद्ध हुआ, आर्मी किसकी तरफ थी, तो कुशल सिंह चंपावत, और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन आया था, कैप्टन हीथकोट और कुशलरीत सिंह जोधपुर राजघराने की तरफ से। कुशल सिंह चंपावत जो है वो बिठोड़ा का युद्ध, भयानक युद्ध होता है, और पहली युद्ध के अंदर पटकनी दे देते हैं कौन, कुशल सिंह चंपावत। अनार सिंह जो है इस युद्ध के दौरान मारा जाता है। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है जो युद्ध कहलाता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है युद्ध, तो 18 सितंबर 1857 को होता है। पैट्रिक लॉरेंस खुद जो एजीजी थे राजस्थान के, वो आते हैं। साथ में जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमैनसन, वो आता है, और कुशाल सिंह चंपावत फिर इस युद्ध को जो है वो जीत जाते हैं, और मैकमैनसन का सर काट कर औवा के किले के ऊपर जो है वो लटका देते हैं। तो आप इमेजिन करो कि भाई कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने एजीजी, खुद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस आए थे, मैकमैनसन आया था, उनको युद्ध हराकर मैकमैनसन का सर जो है वो औवा के किले के ऊपर टांक देते हैं। आप इमेजिन करो उस विद्रोहियों की कितनी ताकत रही होगी। साथ साथ में इसी युद्ध को अगर हम बात करें, चेलावास के युद्ध को ही काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को काले गोरे का जो युद्ध है वो कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई चेलावास का युद्ध कब हुआ, तो भाई 18 सितंबर 1857 को हुआ, और काले गोरे युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध फेमस है, तो आंसर होगा अपना चेलावास का युद्ध जो है वो काले गोरे युद्ध के नाम से फेमस है। दो युद्ध हो गए, अब बारी आ रही थी आखिरी और तीसरे युद्ध की। और ये जो तीसरा युद्ध था ये इतना निर्णायक था कि इसने पूरी तरीके से अंग्रेजों का पाला जो है वो बढ़ा दिया था। तीसरा युद्ध होता है औवा का युद्ध। कब होता है, 20 जनवरी 1858 को होता है, और अंग्रेजों की तरफ से आते हैं ब्रिगेडियर होम्स और हंसराज जोशी, और कुशाल सिंह चंपावत जो है वो इस युद्ध को पूरी तरीके से हार जाते हैं। कुशाल सिंह चंपावत औवा अपने छोटे भाई को देकर और चले जाते हैं नाथवारा के रावत के पास, और वहां से वो सलूम्बर जो है वो चले जाते हैं, सलूम्बर चले जाते हैं। कुशाल सिंह चंपावत अभी युद्ध हार चुके थे, औवा जो था वो अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से इस एरनपुरा छावनी के ऊपर कब्जा कर चुके थे, और एरनपुरा के जितने भी सैनिक थे उनके साथ तो समस्या बढ़ी चुकी थी। इस युद्ध के दौरान जो है वो एक माता, सुगाली माता का वरदान जो है वो कुशाल सिंह चंपावत को मिला हुआ था, और सुगाली माता की जो मूर्ति है वो अंग्रेज इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सुगाली माता ही इनको युद्ध जितवाने के पीछे, सुगाली माता की मूर्ति जो है उसको तोड़वा देते हैं। 1860 के अंदर आके कुशाल सिंह चंपावत 1860 के अंदर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो सरेंडर कर देते हैं, और जो कमीशन थी जो कुशाल सिंह चंपावत को दोषी ठहराती है वो थी टेलर कमीशन। कौन सी थी भैया, टेलर कमीशन। टेलर कमीशन का भी अपने को यहाँ पे नाम याद रखना है। 3 युद्धों से जो थी एरनपुरा छावनी की कहानी हमने आपको बताई, BCA, बिठोरा, चेलावास और औवा। कुशाल सिंह चंपावत कौन थे, और साथ साथ में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने किस तरीके से विद्रोह किया, इसके अंदर अपन ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोटा की क्रांति की। भाई जो अपन ने ये एरनपुरा की क्रांति देखी, इसके आगे बढ़ते हैं और कोटा की क्रांति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोटा की क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसे जन क्रांति या फिर पीपल रिवोल्ट्स भी कहा जाता है। पूरे के पूरे कोटा शहर के ऊपर 6 महीने तक क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाता है। उसका कारण अगर देखा जाए तो क्या था, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन जो है वो महाराव को कहते हैं, राजा को कहते हैं कि भाई आपके कुछ अधिकारी जो है वो आपके वफादार नहीं है, उनका रवैया जो है वो अंग्रेज विरोधी है, आप उनके ऊपर जो है वो थोड़ी लगाम लगाओ। ये अधिकारी कौन थे, ये अधिकारी थे आपके जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। इन अधिकारियों के कहने पर अब जो है वो सेना के अंदर क्रांति आ जाती है, और इन अधिकारियों के कहने पर ही कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अब पूरा का पूरा कब्जा जो था वो क्रांतिकारियों के पास था, और 6 महीने तक कोटा शहर के ऊपर वो अपना कब्जा जमा कर रखते हैं। जमा कर रखने तक तो बात ठीक थी, कोटा के महाराव के साथ डायरेक्ट एक संदीप पत्र के ऊपर फोर्सफुली साइन करवा लेते हैं, और कहते हैं कि भैया ये जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या हुई है ये महाराव के कहने पर हुई है, और अब जितना भी पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है कोटा शहर का वो सारा का सारा क्रांतिकारियों के हाथ में आ जाना चाहिए। तो आप सोचो कोटा महाराव की क्या स्थिति रही होगी कि उन्होंने इस संधि पत्र के ऊपर जो है वो सिग्नेचर करे। कोटा के महाराव को बंदी बनाकर रखते हैं। एंड में देखते हैं कि किस तरीके से करौली के जो राजा थे मदनपाल वो आते हैं और किस तरीके से काबू कर पाते हैं कोटा के क्रांतिकारियों पर। बाद में जनरल रॉबर्ट्स आते हैं जो 5500 सैनिक को लेकर आते हैं और चंबल के तट से गोले बरसाते जाते हैं, और जितने भी क्रांतिकारी थे वो कोटा शहर से पलायन करने को विवश हो जाते हैं। तो भाई इस कोटा की क्रांति को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट लोग हैं और क्या क्या फैक्ट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कोटा की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था मेजर बर्टन, जिन्होंने कहा कि कोटा महाराव को कि भाई आपके कुछ अफसर हैं वो आपके वफादार नहीं है,
और उनका जो रवैया है वो अंग्रेज विरोधी है, तो आप उनके ऊपर जो है वो थोड़ी लगाम लगाओ। और ये जो अधिकारी, जिन अफसरों की बात की जा रही थी वो कौन कौन थे? जयदयाल जो कि वकील थे, रतनलाल और जियालाल, ये सारे के सारे इन तीनों अधिकारियों की यहां पर बात की जा रही थी। इस पूरी के पूरी इवेंट से प्रभाव ये पड़ा कि अब सैनिकों के अंदर जो है वो फौज के सभी सिपाही जो है वो क्रोधित हो गए और क्रांति का बिगुल जो है वो उन्होंने पूरी तरीके से बजा दिया। बिगुल बजाने के बाद हम देखते हैं कि क्रांतिकारी जो है वो मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर देते हैं, पूरी तरीके से मार देते हैं। तो आप चीज एक तो नोटिस करो, अगर फैक्ट आ जाए कि ऐसे कौन से दो पॉलिटिकल एजेंट थे जो इस क्रांति के दौरान मारे गए, तो अपने को तो एक एरनपुरा वाले याद करना है, यानी जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो कि थे आपके मैकमैनसन, जिनका जो है वो सर काट कर औवा के किले पे लटका दिया था। और दूसरे जो पॉलिटिकल एजेंट की डेथ होती है वो कोबू यानी कोटा के बर्टन, जिनकी डेथ जो है इस क्रांति के दौरान हो जाती है। कोटा के जितने भी क्रांतिकारी थे वो महाराव को महल के अंदर कैद कर देते हैं। महल के कैद तक तो बात ठीक थी, लेकिन महाराव के साथ एक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवा देते हैं। और इस हस्ताक्षर की पहली शर्त क्या थी कि भाई ये जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को हमने मारा है, ये महाराव के कहने पर ही मारा है, हम तो इसको नहीं मारना चाहते थे, महाराव ने कहा है, इस वजह से हमने इसको मारा है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि भाई कोटा का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कोटा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महाराव के हाथ में नहीं रहकर और कोटा के क्रांतिकारियों के पास चला जाएगा। और महाराव अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर पाते। समस्या उनकी समाधान तब होती है जब करौली से जो राजा थे मदनपाल, करौली के जो राजा थे मदनपाल, वो अपनी सेना लेकर आते हैं और कोटा के महाराव को बेचारे को छुड़ाते हैं। कोटा की जो स्थिति थी उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं। पर अभी भी जो है वो क्रांति खत्म नहीं हुई थी। क्रांति इस तरीके से खत्म नहीं हुई थी क्योंकि कोटा के जितने भी क्रांतिकारी थे वो 6 महीने तक कोटा के ऊपर अधिकार रखते हैं। क्रांति खत्म जब होती है, जब एंट्री होती है मेजर जनरल एजी रॉबर्ट्स की। मेजर जनरल एजी रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर आते हैं और कोटा के पहले खड़े हुए, यानी कोटा के जो चंबल तट है वहां पर खड़े हुए धड़ाधड़ गोलों की बरसात कर देते हैं। इन गोलों की बरसात से क्रांतिकारी जो है वो कोटा शहर को छोड़कर विवश हो जाते हैं, छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। मेजर एजी जनरल रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक को लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के तट पर पहुंचते हैं और उनकी तोपों से क्रांतिकारियों पर भीषण गोले बरसाए जाते हैं और इसी वजह से कोटा से बाहर निकलने को ये क्रांतिकारी विवश हो जाते हैं। अब कोटा के महाराव की क्या स्थिति रही, इसी वजह से उनकी जो तोपों की सलामी थी वो 15 से 11 घटाकर हो जाती है, सलामी 15 से 11 घटाकर हो जाती। और भाई उन अफसरों का क्या हुआ, जयदयाल और इन सब का, इनको तोप के गोलों के मुंह पर बांध कर जो है वो उड़ा दिया जाता है और इस तरीके से कोटा की जो क्रांति है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो आपके पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर बनेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अफसर थे और कितने महीनों तक जो था ये कोटा शहर क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा, सलामी कितनी हुई और करौली के राजा मदनपाल का इस कोटा की क्रांति में क्या रोल था, इसके ऊपर जो अपने क्वेश्चन आ सकता है। कोटा की बात हो गई और जितनी भी छावनियां थी उनकी बात हो गई। अब अपन देख लेते हैं अन्य जगहों पर और क्या क्या स्थिति थी 1857 के रिवोल्ट के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं भरतपुर के अंदर। भरतपुर की भौगोलिक स्थिति देखोगे आप, मथुरा के पास में है और मथुरा के अंदर विद्रोह होने की वजह से अब भरतपुर में उत्तेजना फैल जाती है। भरतपुर के अंदर भी विद्रोह की आशंका थी। विद्रोह की आशंका पर महाराजा जो है, भरतपुर के महाराजा, वो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को कहते हैं कि आप भाई भरतपुर छोड़कर चले जाओ, इसमें ही आपकी भलाई है। इस फैक्ट को याद कर लेना कि मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर चले जाने की कहते हैं कौन, महाराजा भरतपुर। तो ये फैक्ट अपने को भरतपुर के अंदर क्या क्रांति की स्थिति चल रही थी वहां पर अपने को याद रखना। भरतपुर के बाद आगे बात कर लेते हैं अपन टोंक की, कि टोंक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड। 1857 के कंटेक्स्ट में देखें तो टोंक के जो नवाब थे उनका नाम था वजीरुद्दौला और ये जो वजीरुद्दौला थे ये अंग्रेज के समर्थक थे। पर अगर बात की जाए वजीरुद्दौला के मामा की, जिनका नाम था मीर आलम, ये पूरी तरीके से टोंक के नवाब के भी एंटी थे और ये इन्होंने जो है वो विद्रोहियों का पूरी तरीके से समर्थन दिया। कौन इनके मामा, इनके मामा थे मीर आलम, जो कि एक तरीके से विद्रोही समर्थक थे। नीमच की छावनी से जो पूरे के पूरे सैनिक हैं वो निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं। निम्बाहेड़ा पहुंचने पर जो है उनका बहुत भयानक स्वागत होता है इस टोंक की आजादी के दौरान ही, इस टोंक के 1857 के रिवोल्ट के दौरान ही। और ये टोंक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को याद रखना है कि इस टोंक की क्रांति के अंदर महिलाओं ने भी जो है अपना योगदान दिया था। याद रख लेना भाई, महिलाओं ने भी जो है अपना योगदान दिया था टोंक की क्रांति के अंदर। महिलाओं ने जो है वो जबरदस्त अपना योगदान दिया था। क्लियर है यहां तक बात, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अपने बढ़िया से अपने सारे फैक्ट्स यहां पर देख लिए।
आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह जो कि धौलपुर। धौलपुर के अंदर भी क्रांति होती है और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे रामचंद्र और हीरालाल। अपने को दो नाम याद रखने यहाँ पे धौलपुर में कि राव रामचंद्र और हीरालाल जो थे वो धौलपुर के 1857 की क्रांति के अंदर प्रमुख नाम थे। इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर के राजा एकमात्र ऐसे थे, राजा सरदार सिंह जी एकमात्र ऐसे थे जो अपनी रियासत को छोड़कर बाहर जाकर लड़े थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। एक तो कोटा की जब अपन देख रहे थे क्रांति, तो बाहर से आने वाले राजा कौन थे? करौली के मदनपाल। और बीकानेर के राजा एकमात्र ऐसे राजा थे जो अपनी रियासत को छोड़कर बाहर जाकर लड़े थे। वो कौन थे? राजा सरदार सिंह जी। जयपुर के राजा ने भी 1857 के दौरान जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था और कौन थे? राम सिंह सेकंड, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसी के उपहार के तौर पर ने सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना जो है वो अंग्रेजों ने इनको गिफ्ट किया था, जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड को, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब आपको एक शहीद की भी ऐसी बात बता देता हूं जो राजस्थान से रिलेटेड थे और जिन्हें हम द्वितीय भामाशाह या राजस्थान का दूसरा भामाशाह, राजस्थान के एक भामाशाह तो खुद है ही, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह के तौर पर भी जाना जा सकता है। और मैं बात कर रहा हूं किनकी? अमर सिंह भाटिया की। अमर सिंह भाटिया की। ये क्रांति के भामाशाह के तौर पर या फिर सेकंड भामाशाह जो है वो भी कहे जा सकते हैं। ये ग्वालियर के नगर सेठ थे और राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें जो है वो फांसी दी गई थी। इन्होंने इकोनॉमिक तौर पर जो है वो 1857 के कई सारे क्रांतिकारियों की मदद पहुंचाई थी। इसी वजह से इन्हें द्वितीय भामाशाह भी कह सकते हैं। दूसरा फैक्ट अमर सिंह भाटिया से ये अपने एग्जामिनेशन में आ सकता है कि भाई इन्होंने जो है ये कहाँ के नगर सेठ थे? तो अपने ग्वालियर के नगर सेठ थे और साथ साथ में राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें जो है वो फांसी दी गई, जिन्हें शहीद का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो भैया ये सारी की सारी बातें हो गई 1857 की इंपॉर्टेंट क्रांति के बारे में। अब अपन इन दो पार्ट्स के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर और इलेबोरेट करते हुए 1857 से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे और 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन जो है अपने फैक्ट से बाहर ना जाए, इसकी आशा करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें, हमारा साथ दें, मिशन ज्ञान की इस मुहिम के साथ जुड़ें और भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति में लाने के लिए मदद करें। थैंक यू।